जय हिंद। तो चलिए देखिए, यहाँ हम सब एएलपी टेक्नीशियन के जो सेट हम सब लगा रहे थे वो ये 7वां सेट है। इससे पहले हमने 10-10 प्रश्न के 6 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा 7वां सेट है और मात्र 5 मिनट में ये भी मात्र 10 प्रश्न है जो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो प्रीवियस ईयर अर्थात जो प्रश्न देख लीजिए, जैसे आरआरबी एलपी टेक्नीशियन ये 2018 में जो पूछा गया प्रश्न है, तो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। और 6 वो सेट, इससे पहले जो 6 सेट हम सब कंप्लीट किए हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट ही प्रश्न लिए गए। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए हुए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। और 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि किसी किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। मतलब कहा जा रहा है कि तरल तरल में, जैसे द्रव हो गया, पानी हो गया, इसकी बात कह रहा कि तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में किसकी प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है। अर्थात इसमें किसका, क्वथनांक की प्रक्रिया। जैसे द्रव में क्या हो गया, पानी हो गया, और ठीक है, उसके बाद संघनन की क्रिया, उसके बाद वाष्पीकरण की क्रिया, और उसके बाद हिमांक की क्रिया। इसमें कौन क्रिया है जो कौन गति से होगी जी, धीमी गति से, धीमी गति से। तो देखिए इसमें सबसे धीमी गति से होने वाली क्रिया क्या है, वाष्पीकरण है। साथ ही वाष्पीकरण के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वाष्पीकरण के लिए कोई निश्चित ताप की आवश्यकता नहीं है। तापमान जैसे बढ़ता जाता वाष्पीकरण की क्रिया वैसे ही बढ़ती जाती है। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल बताया था कि कपड़ा को जब हम छत पे पसारते हैं तो वहां पर उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं चाहिए और ना ही 80 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। जितने कम तापमान, मतलब कम से कम तापमान में भी जल का वाष्पीकरण होना संभव है। इसीलिए, और वो काफी धीमी गति से होती है। ऐसा नहीं कि क्वथनांक नहीं, पानी खौल नहीं रहा, गैस पे चढ़ाएं और पानी खौल रहा तो तुरंत वाष्पीकरण हो गया, नहीं, वाष्पीकरण की क्रियाएं हैं वो धीमी गति होगी। बस इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है। और तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। उसके बाद आते हैं 62 नंबर प्रश्न। देखते हैं 62 नंबर प्रश्न क्या कह रहा। 62 यही कह रहा कि इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। अर्थात जूल के नियम पर आधारित नहीं है। कौन कौन नियम दिया है, इलेक्ट्रिक केतली, वैद्युत प्लग एवं स्विच, जो जैसे बोर्ड जो होता है घर में वो वाला स्विच। सी दिया है इलेक्ट्रिक आयरन, और डी दिया है वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज। तो जैसे देखिए इलेक्ट्रिक केतली, जैसे इसमें कुछ पानी उनी को गर्म किया जा रहा है और जूल के नियम पर। और वैद्युत उपकरण, कौन से उपकरण, वैद्युत उपकरण के जूल तापन नियम, तो ये निर्भर है क्योंकि जब इसमें तापमान मिलेगी तभी केतली में कुछ गर्म होगा। आयरन, आयरन भी गर्म होगा, उसके बाद ही कपड़ा प्रेस कर सकते हैं। वैद्युत परिपथ में उपयुक्त फ्यूज, फ्यूज भी जो जूल के हैं तापन नियम पर आधारित है, तो नहीं है कौन, ऑप्शन बी। अर्थात इसमें पूछा था कि आधारित नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा वैद्युत प्लग। जो कोई भी प्लग खोजने वाला होता है या स्विच है, उसको जो हम टीपते हैं वह स्विच है जो जूल तापन नियम पर आधारित नहीं है। बाकी के ए, सी और डी, ये तीनों नियम है जो वैद्युत तापन, जूल के वैद्युत तापन नियम पर आधारित है। इसलिए आंसर बी हो गया, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 63 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है। 63 नंबर प्रश्न देखिए, गर्मी सीधे डॉट 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 से संदर्भित नहीं होती है। अर्थात गर्मी सीधे किससे है जो संदर्भित नहीं होती है। जैसे थर्मल ऊर्जा का मापन से, अणुओं की गति से, विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम स्थानांतरण से, पदार्थ के थर्मोडायनेमिक गुण से। अर्थात ये प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, गर्मी सीधे मतलब खाली स्थान संदर्भित नहीं होती है। किससे नहीं होती है संदर्भित, ये इसमें पूछा गया। तो देखिए जैसे थर्मल ऊर्जा, थर्मल ऑप्शन ए दिया, थर्मल ऊर्जा अणु की गति से होगा, ठीक है ना। किससे नहीं होती है जो पूछा, तो ये होने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से, इससे भी होगा। पदार्थ के थर्मोडायनेमिक गुण से भी होता है, तो नहीं होता किससे, ऑप्शन ए से। और इसमें पूछा गर्मी सीधे खाली स्थान नहीं होती है, तो वह थर्मल ऊर्जा मापन से नहीं होगी। इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा, स्थिर अवस्था में उष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है। कौन सी अवस्था की बात की गई है, स्थिर अवस्था में, और किसका प्रवाह, उष्मा प्रवाह का तात्पर्य क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है उष्मा प्रवाह नग्न होते हैं, दो बॉडी के बीच
तापांतर नहीं होता है। सी दिया है ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित ना हो, ये दिया है। और डी दिया बॉडी का तापमान समान दर से बढ़े। ये प्रश्न क्या पूछ रहा था, प्रश्न पे फोकस कीजिए सर। स्थिर अवस्था, अवस्था क्या है, स्थिर है। और ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है, ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है, ये पूछ रहा है। तो देखिए इसमें कब ऊष्मा का प्रवाह होगा, जब ऊष्मा प्रवाह नग्न होगा तो नहीं, ठीक है। दो बॉडी के बीच ताप अंतर नहीं होगा, ताप अंतर होगा तभी तो जाएगा। ऊष्मा प्रवाह क्या होता है, कम तापमान से ज्यादा तापमान वाले में जाता है। और यहाँ बोला ताप अंतर नहीं है, तो नहीं है तो ऊष्मा का प्रवाह होगा ही नहीं, तो वो भी आंसर खत्म हो गया। ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित ना हो। हाँ, तो ऊष्मा प्रवाह की दर क्या हो, स्थिर हो, तब जाकर के इसमें जो स्थिर अवस्था में, क्योंकि समय स्थिर है ना, स्थिर अवस्था में ऊष्मा का प्रवाह संभव है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। और डी भी देख लेते, बॉडी का तापमान समान दर से बढ़े, ऐसा कुछ नहीं, बॉडी पर निर्भर ये सब कुछ नहीं करेगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और प्रश्न देखिए कैसे घुमा करके पूछा है, ये नहीं कि प्रश्न उटपुटांग प्रश्न को नहीं छाप दिया गया, ये प्रश्न ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं रेलवे में, इसीलिए ये प्रश्न दिया गया, ठीक है। तो आंसर इसका सी होगा। आसान प्रश्न आपको मिलने वाले नहीं है, जैसे जैसे सेट में आगे बढ़ेंगे प्रश्न हार्ड ही मिलेगा। इतना बड़ा देखिए प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछा है। अगले प्रश्न देखते हैं, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम यह बताता है कि, क्या बताता है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, कहा जा रहा है कि दो ऊष्मागतिकी प्रणाली सदैव एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होता है। ऑप्शन ये कह रहा। दूसरा क्या दिया, यदि दो प्रणाली ऊष्मा संतुलन में हो तो तीसरी प्रणाली भी ऊष्मा संतुलन में रहेगा। सी क्या कह रहा है, यदि दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में नहीं है तो भी वह एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में नहीं होगा। चौथा कह रहा, जब दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वह एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होते हैं। ये देखिए डी में पढ़िए, डी में दम है ऑप्शन में। क्या करा, जब दो प्रणाली तीसरे प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है, मतलब एक प्रणाली है दूसर का बी प्रणाली है, जो सी के साथ एकदम संतुलन में है, ठीक है, तो वह एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होता है। देखिए ये इसके संतुलन, ये इसके, अतः तीनों आपस में बराबर होगा। और ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम यही कहता है कि जो जितने भी प्रणाली है उसमें ऊष्मा का जो ताप होगा वो सभी में समान होगा, ना कि किसी में ज्यादा होगा और किसी में कम। अगर किसी में ज्यादा है और किसी में कम है तो ज्यादा वाले से कम में जाएगा, ऊष्मा का प्रवाह ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 66 प्रश्न पे पहुंचे हैं। देखिए क्या करा, निम्न में से कौन सही है, जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो तो ऊष्मा दी जाती है। तो देखिए कैसे दिया जाता है, मतलब जल जो है, जल एकदम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो उसके आयतन पर फोकस करना है सर, उसके आयतन। अर्थात जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो समझिए कि वह एक बर्फ है, पानी क्या बन चुका, बर्फ बन चुका। तो इसका आयतन क्या होगा, ये दिया है, तो पहले बढ़ता है और फिर घटता नहीं। ये फोकस कीजिए कि बर्फ जब पिघला, तब पिघलने लगा तो पहले आयतन बढ़ गया, पानी के आयतन बढ़ गया और बाद में आयतन इसका घट जाएगा पानी पिघलने के बाद, नहीं। तो इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में आते, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो ये नियम सही है। क्यों सही है, क्योंकि देखिए जब पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और उसके बाद अगर इसको तापमान बढ़ाई जाती है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका आयतन जो है वो इसका आयतन को माना जाता है, सबसे बड़ा माना जाता है, विशिष्ट माना जाता है। इसीलिए पहले घटेगा आयतन और उसके बाद बढ़ेगा। अर्थात इस बर्फ का जो विशिष्ट है जल का, ठीक है ना, ऊष्मा जब उसमें हम देंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊष्मा दी जाती है, तो देने के बाद पहले समझ लीजिए आप इस बातों को कि पहले वह घटेगा और उसके बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन बी इसका सही है, बाकी नीचे पढ़ना छोड़ दीजिए, पहले घटाना है और फिर बढ़ाना है। आयतन की बात करें तो, ठीक है, आयतन की बात करें तो। अब आते हैं अगले प्रश्न, ब्रह्मांड की एक एंट्रोपी
की प्रवृत्ति होती है, न्यूनतम होती है, शून्य होती है, या औसत होती है, या अधिकतम होती है? क्या प्रश्न पूछ रहा? ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी की जो प्रवृत्ति होती है वह अधिकतम होती है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न 68 नंबर प्रश्न देखिए। जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह क्या कहलाता है? मतलब कहा जा रहा है जिसका तापमान लिया जाना, जैसे सूर्य का तापमान मापना है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि उसको स्पर्श किए बिना उसका तापमान मापना। अब सूर्य को तो छूने जाएंगे नहीं, नजदीक जाके बोलेंगे भाई रुक तुम्हारे तापमान मापने आए हैं, तो जाइएगा और क्या, सूर्य का तापमान मापिएगा, ठीक है ना। तो उसको जो तापमान मापी जाती है वह क्या कहलाता? तो विकिरण एवं अवरक्त, यही सही है, क्योंकि पायरोमीटर उच्च तापमान मापने वाला यंत्र है, ठीक है ना। तो विकिरण या पायरोमीटर विधि के द्वारा बिना स्पर्श किए किसी वस्तु का तापमान मापी जाती है, और इसीलिए इसका आंसर ए होगा 68 का। अभी आते हैं 69 प्रश्न। अभी 2 प्रश्न और बचा। एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जा सकता है जब 2 पिंड खाली स्थान पर पहुंचती है समान ऊष्मा ऊर्जा तक, समान एंट्रोपिक तक, समान तापमान तक, या समान आणविक ऊर्जा तक। सोचिए इस प्रश्न के बारे में, सोचिए क्या कहा। एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन, अर्थात अब ऊष्मा इधर से उधर नहीं जा रहा, ठीक है ना, तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड क्या है, तो बोला जाएगा ना यही कि जब 2 पिंड समान तापमान तक हो। दोनों पिंड का तापमान क्या है? समान है। हम अभी बोले हैं कि जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वह उच्च तापमान से निम्न तापमान वाले की ओर होता है, और यहां बोला जा रहा है क्या, ऊष्मा संतुलन है, अर्थात दोनों पिंडों का तापमान समान है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, समान तापमान तक दोनों संतुलन रहेंगे। अगले प्रश्न, लास्ट प्रश्न, इस सेट का लास्ट प्रश्न आते हैं। एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थाई रहता है वह क्या कहलाता है? बोला जा रहा आयतन क्या होना चाहिए? अस्थाई रहता है, उसको क्या कहेंगे? समदाब कहेंगे, सममितीय कहेंगे, रुद्रोष्म प्रक्रिया कहेंगे, या समदेशिक कहेंगे? प्रश्न को बेसिक समझिए। प्रश्न पूछा जा चुका 2014 में, ठीक है ना। एक ऊष्मागतिकी प्रणाली, ठीक है, में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थाई रहता, आयतन में कोई बदलाव नहीं होता, तो वह क्या कहलाता? देखिए ऊष्मागतिकी में जब आयतन अस्थिर हो ना तो उसको हम सब सममितीय कहते हैं। क्या कहते हैं? सममितीय कहते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी सही हो गया। तो हमने देखिए इस वीडियो के माध्यम से 7वां सेट अर्थात 70 टोटल अभी तक के 70 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और इसी प्रकार 10-10 प्रश्नों का सेट दिया जाएगा आपको, और ये जितने भी प्रश्न है वो रेलवे के एग्जामों में ऊष्मा अर्थात हीट के प्रश्न पूछे गए, ना कि ऐसे ही नहीं प्रश्न आपको बतलाया जा रहा। तो रोकिएगा आप इस क्लास को, और उसके बाद हम सब अगले क्लास में मिलेंगे। और मॉर्निंग में बीएसएससी वाले वीडियो के लिए आप सब लोग एकदम तैयार रहिए। 50 प्रश्न दिए जा रहे हैं। अगर बीएसएससी का जिनका भी फॉर्म अप्लाई किया गया है वो 50 प्रश्न का सेट लगाना ना भूले इसी परिवार के माध्यम से, और शाम में एएलपी का। तो चलिए धन्यवाद।